Hello students, I Abhay Kumar going to deal with NCERT text problems and its solutions of the chapter 3 current electricity of class 12. It is part 18, which is the final part of the chapter 3. Starting from a problem on a meter bridge. In this part, the problems to be solved of the NCERT test book are based on the problems based on the meter bridge and potentiometer. First of all, a problem based on meter bridge, which is the text problem NCERT test book. The problem is question number 3.10. In a meter bridge, the balance point is found to be at 39.5 cm from the end A of the potentiometer wire. End A of the meter bridge wire. When the resistor Y is of 12.5 ohm. ये रजिस्टर Y इधर लगा हुआ है. जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में हमारा ये S था और X के जगह पर कैपिटल R था. तो अब X के जगह R is replaced by X and S is replaced by Y in this meter bridge experiment. तो रेजिस्टेंस Y का वैल्यू दिया है 12.5 ओम. डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X. ये X जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू डिटरमाइन करना है. Y आर द कनेक्शंस बिटवीन रेजिस्टर्स इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर वायर. व्हीट स्टोन ब्रिज में या मीटर ब्रिज में या पोटेंशियोमीटर में भी जो कनेक्शन वायर्स होता है वह थिक कॉपर का होता है. इसलिए कि कॉपर जो वायर है, कॉपर का रेजिस्टेंस जो है काफ़ी स्मॉल होता है. तो कनेक्शंस का रेजिस्टेंस को कम करने के लिए थिक कॉपर वायर का यूज किया जाता है. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो उस रेजिस्टेंस को भी कैलकुलेशन में काउंट करना होगा, उसको इंट्रोड्यूस करना होगा. लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में, मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में, पोटेंशियोमीटर में या व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसमें जो कनेक्शन वायर्स होता है वो थिक कॉपर स्ट्रिप का लिया जाता है. क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, तो स्मॉल रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, क्योंकि और उस रेजिस्टेंस का जो थिक वायर है उसके रेजिस्टेंस का उसमें कैलकुलेशन में रेजिस्टेंस जो अननोन रेजिस्टेंस हम डिटरमाइन करते हैं तो उसका यूज नहीं होता है, उसको अकाउंट में नहीं लाते हैं, उसको जो है इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं कैलकुलेशन में. तो अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा दूसरे मटेरियल का, अगर दूसरे मटेरियल का कनेक्शन वायर रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. तो उस रेजिस्टेंस को भी, कनेक्शन वायर्स के रेजिस्टेंस को भी अननोन रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में इंट्रोड्यूस करना होगा. तो इसलिए यहाँ चूँकि इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, मतलब कनेक्शन वायर के रेजिस्टेंस को यूज नहीं किया जाता है कैलकुलेशन में, इसलिए यहाँ थिक कॉपर वायर्स का यूज किया जाता है, जिससे कि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे कि उसका कनेक्शन वायर का रेजिस्टेंस कम हो. दिस इज द रीजन वाई थिक कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज और इवन इन ए पोटेंशियोमीटर. जैसा कि हम लोग देखे भी थे थिक कॉपर कंस्ट्रक्शन में पोटेंशियोमीटर का, कि मैग्नीन वायर को थिक कॉपर स्ट्रिप्स से कनेक्ट किया जाता है. तो ये आपका अननोन रेजिस्टेंस निकालना है. हमको रेजिस्टेंस X का वैल्यू निकालना है. और बी में है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज एबव इफ X एंड Y आर इंटरचेंज. अब X की जगह Y कर देंगे, ये वाला X को Y में लगा देंगे इस राइट गैप में और Y वाला लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस को. तब क्या होगा, बैलेंस पॉइंट क्या होगा वो निकालना है. डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट L निकालना है. और सी है व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज. वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट. अगर गैल्वेनोमीटर, यहाँ G लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर जॉकी और जो थर्ड कॉपर स्ट्रिप है मीटर ब्रिज के सेटअप में, तो उसके गैल्वेनोमीटर और जॉकी के बीच में, थर्ड कॉपर स्ट्रिप का मिड पॉइंट और जॉकी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, सेल यहाँ है, बैटरी. तो सेल और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, क्या गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन होगा? निश्चित रूप से नहीं, डेफिनेटली नॉट. बिकॉज मीटर ब्रिज जब एक बार बैलेंस पोजीशन में आ जाएगा तब उससे होकर गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो देयर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर even if galvanometer and cell are interchanged. Now solution of the first part and solution of part C is already done.
और तो यहाँ बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है कितना, इन बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, वाई इज गिवन वाई इज इक्वल टू 12 ओम, और बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस वाई 12.5 ओम, 12.5 ओम, और ये बैलेंस पॉइंट दिया हुआ है एल इज 39.5 सीएम। आपका एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मीटर ब्रिज के जानते हैं आप, मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस जो था आर इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एस था। तो आर की जगह एक्स है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। ये फर्स्ट में हम कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट का। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द मीटर ब्रिज, तो एक्स इजकल टू आर की जगह एक कैपिटल एक्स है, एक्स इजकल टू एल अपॉन 100 माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई एस। एस की जगह वहाँ पर वाई है, वाई दिया है, एल भी दिया है आपको, एल है बैलेंस 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5 मल्टीप्लाइड बाई वाई 12.5। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। Now x can be calculated as, or x equals to 39.5 multiplied by 12.5 is 493.75. By multiplying 39.5 into 12.5 we can get 493.75 in दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 39.5 into 12.5 is 493.75 अपॉन, और 100 में से 100 माइनस 39.5 इजकल टू 60.5। अगर हम डिवाइड करते हैं इसमें तो नियरली 8.19 दैट इज 8.2 ओम इसका वैल्यू आएगा, जो कि आंसर होगा। अब बी पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एक्स जो कि लेफ्ट गैप में लगा है। ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में ये आर था और राइट गैप में वाई है। रेजिस्टेंस जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में एस था, तो लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस एक्स का वैल्यू आ गया इतना 8.2 ओम। अब बी पार्ट में है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज एबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज्ड। जब एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब एक्स के बदले एक्स को यहाँ लगा देंगे और वाई वाला एक्स को राइट गैप में लगा देंगे और वाई को लेफ्ट गैप में, तब क्या होगा ये पूछ रहा है। बैलेंस पॉइंट एल का वैल्यू क्या होगा। तो आपका जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है, ओरिजिनल जो फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू एल अपॉन मीटर ब्रिज का 100 माइनस एल इंटू वाई, तो वाई की जगह यहाँ एक्स कर देंगे, एक्स की जगह वाई है और वाई की जगह एक्स कर देंगे। तो यूजिंग द फॉर्मूला वी हैव इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई इन द अबव फॉर्मूला विच इज यूज्ड इन part 1 of this problem। In the above problem we get x की जगह पर y है और y की जगह x है, x की जगह y लिखेंगे l अपॉन 100 माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई एंड y, x की जगह y लिखा हमने, x रिप्लेस्ड बाई y एंड y रिप्लेस्ड बाई x। यहाँ पर x कर दीजिए और y का वैल्यू दिया है 12.5। और 12.5 l का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, l अपॉन 100 माइनस l, और x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू हमारा आया 8.2। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यूज करते हुए। वी हैव और 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस एल इक्वल्स टू 8.2 एल, और 12.5 इंटू 100 माइनस 12.5 एल इक्वल्स टू 8.2 एल। साइड चेंज कर देंगे, माइनस 12.5 को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, और 12.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250 हो जाएगा। डिसमल से एक
जो 0 है कैंसिल हो जाएगा और फिर 10 इसमें बचेगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 में, तो 12 आएगा 1250 इक्वल्स टू 12.5L प्लस 8.2L और 1250 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 + 2 7, 8 + 2 0 10 0 1 बचा और 112 20.7 L, therefore L equals to 1250 upon 20.7 cm, that is 12500 अपॉन 207 cm। यहाँ 1 प्लेस पर डिसमल है तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12500 अपॉन 207। अब 1 to 12,500 में 207 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, पहले 6 बार जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 60.5, 6 टाइम पहले जा रहा है, फिर 0 पड़ेगा, फिर 60.5 cm आंसर। ये बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा, न्यू बैलेंसिंग लेंथ। कब? उस सिचुएशन में जब x लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस x है उसको उसके जगह पर y राइट वाला ले आएंगे, इंटू लगा देंगे, और लेफ्ट वाले को राइट में और राइट गैप वाले को लेफ्ट गैप में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तब ये होगा। और सी तो पहले भी आंसर हम बतला चुके हैं, सी का आंसर होगा कि अगर बैलेंस पोजीशन में, बैलेंस पॉइंट में, बैलेंस पोजीशन में मीटर ब्रिज अगर आ जाता है तो फिर जो है सेल और गैलोमीटर को इंटरचेंज करेंगे, सेल और गैलोमीटर को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, क्या गैलोमीटर से होकर कोई करंट फ्लो करेगा? तो एक बार जब मीटर ब्रिज बैलेंस स्थिति में आ जाएगा, बैलेंस पोजीशन में आ जाएगा, तो उस सिचुएशन में गैलोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, चाहे बैटरी और गैलोमीटर को इंटरचेंज कर दें तो पर भी। तो नीचे नो करंट विल फ्लो through the galvanometer, This is the answer of part C. No current will flow through the galvanometer when the meter bridge is in balance position, and even if battery and galvanometer are interchanged. Now I am going to solve the next problem, which is the problems of the NCERT text book, and now the remaining problems are based on the potentiometers. Now question number 3.12 of the chapter 3 class 12. This problem is based on the potentiometer. The problem is, in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35.0 cm. Length of the wire 35.0 cm length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63.0 centimeter, what is the EMF of the second cell? Second cell का EMF calculate करना है. Now I am going to solve it. Now I am going to solve it. I am going to solve this problem. EMF of the first cell is given as 1.25 volt. So it is given capital E1. EMF of the first cell is 1.25 volt. And balance point for the first cell of the potentiometer wire is L1 is 35.0 cm. That is 35 cm. If the cell is replaced by another cell, अब फर्स्ट सेल को रिप्लेस करके दूसरा सेल यूज करते हैं तो उसका बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड टू 63 cm। न्यू बैलेंस पॉइंट जो हुआ दूसरे सेल के लिए वह हो गया L2 इज 63 cm, 63.0 दैट इज 63 cm। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सेकेंड सेल E2 इजकल टू वाट। जिस सेल से फर्स्ट सेल जिसका EMF E1 इजकल टू 1.25 वोल्ट है उसको रिप्लेस किए हैं तो सेकेंड सेल का EMF ये कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला फ्रॉम द कंपेरिजन ऑफ EMF of two cells, E1 by E2 is equal to L1 by L2. ये फार्मूला है, therefore E2 by E1 is equal to L2 by L1. Using the formula of the potentiometer,
during the in the application of the comparison of EMF of two cells using the formula we have E2 upon E1 is equal to L2 upon L1. Therefore E2 is equal to capital E2 is equal to L2 upon L1 multiplied by E1. L2 is equal to, L2 is given 63, L1 is 35 and capital E1 EMF of the first cell 1.25. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 इंटू 63, 1.25 63, 5 इंटू 3 15, 1 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 3 6 इंटू 5 30, 0 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15, 1 रिमाइंडर 6 इंटू 1 6 प्लस 1 7, 5 7 8 5 5 प्लस 3 7. Decimal is placed at 2 points. 68 point ये हो गया सॉरी 78.75 अपॉन 35. अब 35 से डिवाइड करेंगे, 78 है तो 2 टाइम्स तो पहले चला जाएगा, 35 इंटू 270 दैट इज इट कम्स आउट टू बी 2.25 वोल्ट. आंसर दैट इज द EMF of second cell is 2.25 volt. This is the answer of the problem. EMF of second cell is 2.25 volt. Now problem number 3.22, which is the additional problem of this chapter 3, current electricity of the NCERT textbook. The problem is figure shows a potentiometer, फिगर एक दिया गया है यहाँ पोटेंशियोमीटर का, with a cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.40 ohm. यहाँ 2 volt है, internal resistance बगल में दिखाए हैं, इसका शो किए हैं, R is equal to 0.4 ohm. Maintaining a potential drop across the resistor wire AB, across the potentiometer wire आपका AB है. A standard cell maintains a constant EMF of 1.0 volt. एक स्टैंडर्ड सेल यहाँ लगाया हुआ है, इस सेल के अलावा जो है 2 वोल्ट वाला, 2 वोल्ट जो है ड्राइविंग सेल है, ये करंट देगा वायर में, सर्किट में. लेकिन स्टैंडर्ड सेल यहाँ पर है, ये है जिसका EMF है शुरू में 1.02 वोल्ट. शुरू में एक स्टैंडर्ड सेल है, बाद में इस सेल को रिप्लेस किया जाएगा. तो पहले वाला सेल का EMF E1 जो है 1.02 वोल्ट हो गया. गिव्स ए बैलेंस पॉइंट ऑफ 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर. इस वायर का जॉकी का पोजीशन यहाँ, जॉकी का जे का टिप जहाँ होगा वो बैलेंसिंग लेंथ होगा. इस फिगर में हम मान सकते हैं कि ये सी है, पॉइंट है, या डी पॉइंट है जो कि बैलेंस पॉइंट है. ये डिस्टेंस एल हो गया उस सिचुएशन में, फर्स्ट केस में ये L1 हो जाएगा. फिर दूसरा सेल यूज करेंगे तो L2 हो जाएगा. तो ये आपका बैलेंसिंग लेंथ है, ये ए से डी का डिस्टेंस जो है बैलेंसिंग लेंथ होगा. अब 2 सेल यूज करेंगे तो एक सेल के लिए L1 ए से डी का डिस्टेंस बैलेंस पॉइंट का. जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो जाए उस सिचुएशन में जॉकी का टिप जो है, जॉकी का टिप वायर के जिस पॉइंट के को टच करेगा वह बैलेंस पॉइंट हो जाएगा. तो इन डे से उसका डिस्टेंस बैलेंसिंग लेंथ होगा. तो अगर एक सेल यूज करते हैं स्टैंडर्ड सेल तो फर्स्ट सेल तो उसके लिए L1 हो जाएगा. सेकेंड सेल यूज करते हैं इसको रिप्लेस करके तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगा. डी का पोजीशन, जॉकी का पोजीशन वायर पर चेंज होगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज होगा. तो फर्स्ट सेल जो ये सेल यूज किए हैं स्टैंडर्ड सेल, ये तो ड्राइविंग सेल है 2 वोल्ट का. तो इसके लिए सेल का EMF 1.0 वोल्ट है, मतलब E1 हो गया यहाँ पर, E1 हो जाएगा 1.02 वोल्ट. और बैलेंसिंग लेंथ उस सेल के द्वारा इस स्टैंडर्ड सेल को यूज करने से जो बैलेंसिंग लेंथ है पोटेंशियोमीटर वायर का वह है कितना 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर. टू इंश्योर ए वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल, ए वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो वोल्टेज ड्रॉन इन सीरीज विथ इट. इसके इस स्टैंडर्ड सेल के सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम का, जो कि यहाँ दिखाया भी गया है, शो किया गया है, कनेक्ट कर देता है जिससे कि स्टैंडर्ड सेल से बहुत स्मॉल करंट को ड्रॉन किया जा सके. लगभग ओपन सर्किट वाली स्थिति हो जाएगी. ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता है. यहाँ वेरी स्मॉल करंट है, तो वेरी हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम इज पुट इन सीरीज विथ इट. इसके सीरीज में जोड़ दिए हैं इस स्टैंडर्ड सेल के सीरीज में बगल में.
सीरीज में जोड़ दिए हैं। विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट, जो कि बैलेंस पॉइंट के बहुत क्लोज जो है शॉर्ट किया गया है। बैलेंस पॉइंट यहाँ होगा, इसके काफ़ी क्लोज है। द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाई ए सेल ऑफ अननोन EMF कैपिटल E एंड द बैलेंस पॉइंट फाउंड सिमिलरली टर्न्स आउट टू बी एट 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। अब इस स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस कर दिया गया है दूसरे सेल से, जिसका EMF कैपिटल E दिया है, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। और जब इस स्टैंडर्ड सेल के बदले में उस सेल का दूसरे सेल का यूज करेंगे, जिसका स्टैंडर्ड सेल का जिसका EMF कैपिटल E है, तो उस सिचुएशन में जो बैलेंसिंग लेंथ वायर का हो गया वह हो गया कितना, इज फाउंड टू बी 82.3 cm। तो इसमें कैलकुलेट करना है इन अ स्मॉल ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। इस जो स्टैंडर्ड सेल के बदले में दूसरा सेल EMF जिसका कैपिटल E है यूज किए हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। बी में है व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम एबव हैव। 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ क्यों जोड़ा गया है, क्यों कनेक्ट किया गया है, क्या पर्पस है उसका। सी में है इज द बैलेंस पॉइंट इज अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस। क्या इस हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम के कारण बैलेंस पॉइंट जो है जॉकी का जो पोजीशन है जो टच कर रहा है वायर को, मतलब AD जो डिस्टेंस है बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंस पॉइंट D वो क्या चेंज करेगा इस हाई रेजिस्टेंस 600 किलो वोल्ट के को सर्किट में जो कनेक्ट करने से। एंड D if the balance point is affected by the internal resistance of the is the balance point is affected by the internal resistance of the driver cell। तो क्या ड्राइवर सेल जो है, ड्राइवर सेल कौन है, जिसका EMF ज़्यादा है 2 वोल्ट का, ये ड्राइवर सेल है। और यहाँ जो सेल लगा है पोटेंशियोमीटर वायर AB के A पॉइंट और जॉकी के बीच में, वो स्टैंडर्ड सेल है। तो फोर्थ D पूछ रहा है इसमें, स्मॉल d इज द बैलेंस पॉइंट इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R इक्वल टू 0.4 ओम है। तो इस ड्राइवर सेल और EMF 2 वोल्ट है, तो इस ड्राइवर सेल के कारण बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा, तो अफेक्ट नहीं होगा बैलेंस पॉइंट, क्योंकि 2 वोल्ट का जो ड्राइवर सेल लगा है तभी जो है बैलेंस पॉइंट यहाँ पर है, D पोजीशन पर है। तो उसके कारण, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.4 ओम का है, स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ड्राइवर सेल के कारण जो है उसमें बैलेंस पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगा। जब एक बार बैलेंस की स्थिति आ जाएगी, बैलेंस की स्थिति, तो गैल्वेनोमीटर से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा और A और D पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बैलेंस पॉइंट जो है अफेक्टेड नहीं होगा, D का आंसर होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ड्राइवर सेल का, जो कि स्मॉल 0.4 ओम है। तो इसके अलावा भी E और F है, तो यहाँ पर अब इसको इन चारों का आंसर करने के बाद फिर उसको लिखेंगे। तो पहले जो है इसका आंसर करें हम, A का व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ E कैपिटल E। तो इसके लिए जो दिया है जो प्रॉब्लम में, स्टैंडर्ड सेल शुरू में जो है उसका EMF जो है कैपिटल E1 जो है हम मान लेते हैं 1.02, गिवन कैपिटल E1 मान लेते हैं शुरू वाले का 1.02 वोल्ट है दिया हुआ, और बैलेंस पॉइंट भी है। पहला जो स्टैंडर्ड सेल जिसका EMF 1.02 वोल्ट है, तो उसके लिए बैलेंस पॉइंट कितना है, बैलेंस पॉइंट इज D position of the jockey over the position of the jockey over the potentiometer wire, and balancing length is distance of this point D from the initial in A of the potentiometer wire। तो बैलेंस लेंथ भी दिया हुआ है, इसका बैलेंस पॉइंट है तो बैलेंसिंग लेंथ हो गया। L1 इज गिवन विच इज 67.3 cm, 67.3 cm। अब सेकेंड जो है दूसरा सेल, अब इस सेल को स्टैंडर्ड सेल को रिप्लेस करके दूसरा सेल यूज किए हैं जिसका EMF कैपिटल E है, मतलब E2, दूसरा सेल का EMF E2 हो गया। E2 इजकल टू कैपिटल E इजकल टू निकालना है, कैलकुलेट करना है। और इस सिचुएशन में बैलेंसिंग लेंथ जो है वह अब सेकेंड सेल स्टैंडर्ड सेल का यूज किए हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ हो गया है शिफ्ट होकर के 82.3 cm, पहले था 67.3 cm। तो L2 इज 82.3 cm। तो इसमें कैलकुलेट करना है इसका सेकेंड जो है, इस स्टैंडर्ड सेल, पहले स्टैंडर्ड सेल के बदले जिसका EMF 1.02 वोल्ट है, सेकेंड ये स्टैंडर्ड सेल यूज किए हैं, इसको हटा करके ये जिसका EMF कैपिटल है उसको निकालना है। अब बैलेंस पॉइंट उस समय चेंज कर गया, शिफ्ट कर गया 82.3 cm। फार्मूला आप जानते हैं, बाय द कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स वी हैव E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। तो यूजिंग द फार्मूला वी हैव using the formula from the application of comparison of EMF of 2 cells, using the formula
वी हैव फार्मूला यूज किए, तो E2 बाई E1 इजकल टू E1 बाई E2 L2 L1 बाई L2, इसलिए E2 बाई E1 इजकल टू कैपिटल E2 बाई E1 इजकल टू L2 बाई L1, देयरफॉर E2 इक्वल्स टू L2 बाई L1 मल्टीप्लाइड बाई E1, और E2 कैपिटल E2 इज E कैपिटल E, और इसको कैपिटल E लिख देंगे, और L2 है 82.3 now putting the values of L1 L2 and E1 in this equation, E2 is equal to L2 by L1 into E1, we have, this is equation 1, we can say E2 equals to, or E2 equals to L2 balancing length, new balancing length is 82.3 cm when a standard cell of EMF capital E is replaced by this original cell of EMF 1.02 volt. E2 is equal to L2 is 82.3 upon L1 is 67.3 multiplied by capital E1 is 1.02 वोल्ट, डिसमल 1 प्लेस पर है, कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 823 मल्टीप्लाइड बाई 102 और 673 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिसमल 1 प्लेस था, कैंसिल हो गया। 1.2 वोल्ट, ये इट कम्स आउट टू बी 1.2 वोल्ट, 25 वोल्ट आफ्टर कैलकुलेशन। दिस इज द आंसर, दैट इज E2, दैट इज EMF ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड सेल, जिसका EMF जो है कैपिटल E दिया है प्रॉब्लम में, E2 को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल E से, और आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 823 एंड 1.02 and dividing it by 673, we can obtain 1.25. The result is 1.25 volt. Now the answer of part B is, what purpose does the high resistance of 600 kilo ohm have? तो हाई रेजिस्टेंस क्यों जोड़ा जाएगा? इसलिए करंट का वैल्यू कम किया जाए, तो बी का आंसर होगा, ये एक आंसर हो गया E2, और E2 इज E, दैट इज वैल्यू ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड सेल। नाउ आंसर ऑफ पार्ट बी, तो 6 किलो ओम जो है यहाँ जोड़े हैं सीरीज में इस बैटरी के स्टैंडर्ड सेल के, और बगल में गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में काफ़ी कम करंट फ्लो करेगा, तो काफ़ी जिससे गैल्वेनोमीटर में काफ़ी कम करंट फ्लो करे, इसके लिए माने करंट के वैल्यू को कम करने के लिए, तो आंसर ऑफ बी इज टू रिड्यूस, घटाने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, टू रिड्यूस द करंट इन द सर्किट, करंट, और टू रिड्यूस द करंट इन द गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर उसके सीरीज में कनेक्टेड है, इन द गैल्वेनोमीटर। जब बैलेंस की स्थिति नहीं है, तब बैलेंस होगा तो अपने आप जो है गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, नो करंट फ्लो करेगा, तो करंट का वैल्यू घटाने के लिए, जिससे कि बैलेंस प्राप्त करने में, बैलेंस पोजीशन प्राप्त करने में ईजी होगा, आसान होगा, ईजियर होगा, सुविधा होगी। नाउ सी इज़ द बैलेंस पॉइंट इज अफेक्टेड बाई दिस हाई रेजिस्टेंस, तो हाई रेजिस्टेंस जोड़ने पर भी बैलेंस पॉइंट जो है अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस पॉइंट जो है करंट को कम करेगा, गैल्वेनोमीटर से के सीरीज में कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से करंट को कम करेगा, तो बैलेंस पॉइंट में जो है गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन होता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो आंसर होगा सी का नो। और डी का जो आंसर इज द बैलेंस पॉइंट इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, ड्राइवर सेल का तो लगा है ही 2 वोल्ट का, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है 0.4 ओम, तो इसका भी आंसर नो होगा, इसके कारण जो है बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड नहीं होगा, तो डी का भी आंसर होगा नो। तो ये 4 पार्ट का आंसर हो गया। 2 पार्ट और भी है जिसको हमने ऊपर लिखा है, would this method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt? क्या ये मेथड वर्क करेगा पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियोमीटर वर्क करेगा अगर जो ड्राइवर सेल है वह 2 वोल्ट के बदले में 1 वोल्ट का कर दिया जाए, EMF घटा दिया जाए, तो उस सिचुएशन में ये वर्क नहीं करेगा।
उस सिचुएशन में वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ईएमएफ जो है ड्राइवर सेल का 2 वोल्ट के बदले में 1 वोल्ट हो जाएगा। तो आंसर इसका भी होगा नो, इट डज नॉट वर्क। द मेथड डज नॉट वर्क इन द सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट कर दिया जाए, 2 वोल्ट का तो है ही, 1 वोल्ट कर दिया जाए तो वर्क नहीं करेगा। तो ई का आंसर हो जाएगा, आंसर ऑफ ई, यहाँ वर्क नहीं करेगा। द मेथड डज नॉट वर्क, द मेथड will not work। In the situation if the EMF of the driver cell is replaced by 1 volt instead of 2 volt, तो सेल का EMF 1 वोल्ट का घटा दिया जाए तो वर्क नहीं करेगा। तो द मेथड विल नॉट वर्क, इसका आंसर हो गया जब ड्राइवर सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट से 1 वोल्ट कर दिया जाए। और एफ जो है लास्ट, वुड द सर्किट वुड वर्क वेल फॉर द डिटरमाइनिंग एंड एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ से ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली वोल्ट, एम बी इज द सिंबल ऑफ मिली वोल्ट, इफ नॉट हाउ विल यू मॉडिफाइड द सर्किट। अगर बहुत छोटा ईएमएफ को मेजर करना है, जैसा कि थर्मोकपल के केस में होता है फ्यू मिली वोल्ट का, तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा, सर्किट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस सिचुएशन में बैलेंस पॉइंट जो होगा वह वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर जो है, जो रजिस्टर वायर है ये भी, उसके पॉइंट ए के काफ़ी क्लोज हो जाएगा। सो इट डज नॉट वर्क, द सर्किट डज नॉट वर्क, विल नॉट वर्क लिखिए, द सर्किट डज नॉट वर्क फॉर determining an extremely small, an extremely बहुत छोटा, extremely small EMF, उसका ऑर्डर हो जाएगा मिली वोल्ट का। क्यों? बिकॉज द बैलेंस पॉइंट will shifted very close to point A in that case, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया इसके कारण, बिकॉज द बैलेंस, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा तो इसलिए ये बैलेंस पॉइंट जो होगा उस क्लोज हो जाएगा एक के, बिकॉज द बैलेंस पॉइंट विल कम वेरी क्लोज टू, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा उस सिचुएशन में, क्योंकि एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ मेजर करना है, very close to point A, that is point A, that is initial end of the potentiometer wire। डी पॉइंट काफ़ी कम क्लोज आ जाएगा, और क्लोज आने से क्या होगा, क्लोज हो जाने से जो परसेंटेज एक्यूरेसी होगी कैलकुलेशन में वो भी काफ़ी बढ़ जाएगी, परसेंटेज एरर जो होगा कैलकुलेशन में वो भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए वर्क नहीं करेगा। अब कह रहा है इसमें इफ़ नॉट हाउ, इफ़ द सर्किट डज नॉट वर्क, दैट इज इफ़ नॉट हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ाना होगा, तो इसके लिए जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना होगा। तो इफ़ नॉट हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट, वी कैन मॉडिफाई the circuit by connecting a high resistance in series to the potentiometer wire AB, in series to the potentiometer wire, to the wire means potentiometer wire AB, सो डैट पोटेंशियल ड्रॉप, जब ए बी के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाएगा, इसका सिस्टम का रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा तो बैलेंसिंग जो पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट डी, वह शिफ्ट कर जाएगा दूसरे एंड के, माने दूर शिफ्ट कर जाएगा, जो कि एक्सट्रीमली लो ईएमएफ मेजर करने में काफ़ी क्लोज आ जाता है। तो ये हाई रेजिस्टेंस इसके लिए ए बी वायर के सीरीज में जोड़ना होगा, जिससे कि
पोटेंशियल ड्रॉप, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है सर्किट का बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल ड्रॉप भी उस रजिस्टर के क्रॉस बढ़ने से बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा तो बैलेंस पॉइंट जो होगा शिफ्ट हो जाएगा काफ़ी दूर, माने ए इन से काफ़ी दूर शिफ्ट हो जाएगा। दैट इज द बैलेंस पॉइंट ए विल शिफ्टेड अवे फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट ए इफ ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द पोटेंशियोमीटर वायर। तो दस वी कैन मॉडिफाई द सर्किट, इस ढंग से हम इस सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ द इंटायर पार्ट्स of this problem 3.22, which is the additional problem of chapter 3 of class 12, that is current electricity. But this problem is very important for the examination point of view. In 2019, same type problem was asked in the CBSE 12 board examination. Same type of question, but of 5 marks. लॉन्ग पार्ट में पूछा था, इसी ढंग से 3-4 पार्ट में करके। तो ये प्रॉब्लम जो है पोटेंशियोमीटर टॉपिक भी और मीटर बीज भी दोनों में से, तो इस बार भी हर साल दोनों में से नियरली किसी न किसी बोर्ड में रहता है। CBSE बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इस बार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है। ये यहाँ तक कि किरचॉफ लॉ, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटरस्टोन ब्रिज भी, ये सब भी CBSE बोर्ड के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक्स, व्हीटरस्टोन ब्रिज का यूजिंग किरचॉफ लॉ, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, चाहे उस पर जो है प्रॉब्लम है उस पर बेस्ड जो है, कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स 3 मार्क्स में भी, और ये प्रॉब्लम भी जो है इस ढंग का मीटर ब्रिज का भी प्रॉब्लम, या पोटेंशियोमीटर थ्योरी पूछे, थियोरिटिकल डेरिवेशन, कंपेरिजन ऑफ EMF प्रिंसिपल, नहीं तो इस ढंग का प्रॉब्लम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार करेंगे। नाउ 2 प्रॉब्लम्स आर स्टिल टू बी सॉल्व्ड of this chapter. I am going to solve them. Now question number 3.23, which is also based on the potentiometer. The problem is, figure shows a potentiometer circuit for a comparison of 2 resistances R and X. The balance point with a standard resistor R, capital R is the standard resistor R, which is 10.0 ohm, is found to be 58.3 cm. रेजिस्टेंस R के साथ जो स्टैंडर्ड रजिस्टर है उसके साथ जो बैलेंस पॉइंट है पोटेंशियोमीटर वायर AB का, वह है 58.3 cm। बैलेंस पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट A से जो आपका जॉकी का पोजीशन है, जॉकी का पोजीशन उस पॉइंट पर चला जाए। मान लिया कि पॉइंट D है, suppose the position of the jockey on the potentiometer wire is D, so that no current flows through the galvanometer. जब बैलेंस पॉइंट होगा तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दिस इज द बैलेंस पॉइंट विच इज D, position of the jockey on the potentiometer wire AB, and the distance of this balance point D from the initial end A of the wire is called balancing length. This is the balancing length L. तो एक रजिस्टर R के लिए L1 हो जाएगा बैलेंसिंग लेंथ, जो कि दिया है। बैलेंसिंग लेंथ 58.3 cm, while with the unknown resistance X, दूसरा अननोन रेजिस्टेंस X है, इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो उसके लिए बैलेंस पॉइंट इज 68.5 cm। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ X, तो इस अननोन रेजिस्टेंस X का वैल्यू कैलकुलेट करना है। व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ EMF। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जब आप बैलेंस पॉइंट जो सेल है यहाँ पर EMF कैपिटल E का नीचे लगा है, तो उस सेल के लिए, उस सेल्स के हेल्प से व्हाट माइट यू डू इफ़ यू फेल टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ EMF। अगर दिया गया जो सेल है कैपिटल EMF का, उससे अगर बैलेंस पॉइंट नहीं प्राप्त हो, उसमें बैलेंस पॉइंट प्राप्त करने में फेल हो जाएंगे, तो क्या करना होगा। तो उसका आंसर तो हम बाद में करेंगे, पहले जो है इसका अननोन रेजिस्टेंस X का वैल्यू हम निकालें, कैलकुलेट करें। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, गिवन कैपिटल R जो आपका नॉन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है वह दिया हुआ है, R इक्वल टू कैपिटल R 10 ओम, और इस रेजिस्टेंस के साथ जो बैलेंस पॉइंट है, इस रेजिस्टेंस के लिए यूज करने पर जो बैलेंस पॉइंट है AD इक्वल टू L1, वह बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है 58.3 cm। L1 इज 58.3 cm। अब दूसरा अननोन रेजिस्टेंस यूज किया गया है, जिसका वैल्यू, जिसका जो नेम है वह X है, तो उसका अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है। X इज द अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन है, अननोन जिसका वैल्यू मालूम नहीं है।
और अननोन रेजिस्टेंस जब यूज करते हैं एक्स, तो उस सिचुएशन में बैलेंस पॉइंट मिलता है 68.5 cm, दैट इज बैलेंसिंग लेंथ, न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज 68.5 cm। तो एक्स का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। द कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग ए पोटेंशियोमीटर, हम जानते हैं कि जो ईएमएफ ऑफ रेशियो E1/E2 इक्वल टू L1/L2। तो यूजिंग द फार्मूला वी हैव E1 कैपिटल E1/E2 इक्वल टू L1/L2। और ये भी आप जानते हैं कि L1 और L2 जो है, लेंथ जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ जो प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ वह प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो L1 किस रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है, R के, कैपिटल R के। तो इक्वल्स टू हो जाएगा R/X। L2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, X के। कहने का मतलब है कि E1/E2 इक्वल टू L1/L2 एंड अगेन E1/E2 इक्वल टू R/X। मतलब ये हुआ कि E1/E2 इक्वल टू L1/L2 इक्वल टू R/X। देयरफॉर E2/L1, इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो E2/E1 इक्वल टू L2/L1, इसको आप मान लें 1 फर्स्ट, एंड अगेन E2/E1 एंड E2/E1 अगेन E2/E1 इक्वल टू, अब L2 जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो L2 किसके लिए था, L2 जो बैलेंस पॉइंट का मिला है, बैलेंसिंग लेंथ मिला है पोटेंशियोमीटर वायर का A से D का डिस्टेंस, वह अननोन रेजिस्टेंस X के लिए है, सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए। तो L2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 अननोन रेजिस्टेंस X के। तो यहाँ पर X लिख सकते हैं। और फिर L1 किसके लिए बैलेंसिंग लेंथ है, जब स्टैंडर्ड रजिस्टर R यूज किए हैं तो उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 है। तो लेंथ जो बैलेंसिंग लेंथ होगा रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, ये अपॉन R हो गया, कैपिटल R। इसको 2 कर दिए। क्यों, कैसे हुआ, सिंस L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब R जो होता है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस लेंथ L। तो रेजिस्टेंस L के प्रोपोर्शनल होगा या लेंथ जो है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, एक ही बात है। तो अब दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। इवन दोनों सेल का ईएमएफ तो दिया हुआ नहीं है, दोनों सेल का ईएमएफ तो दिया नहीं है, R का वैल्यू है, L1 L2 दिया हुआ है। तो दोनों को हम कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो LHS जो है सेम है, इक्वल है। तो कोई दो इक्वेशन जिसका LHS इक्वल होगा तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर L2/L1 इक्वल टू X/R, X/R इक्वल टू L2/L1, क्योंकि LHS सेम है। अब इस दोनों कंपेयर कर देंगे तो हमको अननोन रेजिस्टेंस X का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि L1 L2 ये सब तो दिया हुआ है। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों के LHS में both LHS of both equations containing E2/E1. So LHS of both equations are equal. Therefore, RHS of both equations will also equal. So from equation 1 and 2, or comparing equations 1 and 2, from equations 1 and 2, we get X/R, X/R। LHS तो इक्वल है दोनों का, तो RHS इक्वल हो जाएगा X/R इक्वल टू L2/L1। देयरफॉर X इक्वल टू, X का वैल्यू निकालना है जो कि अननोन रेजिस्टेंस है, फिगर डायग्राम में भी शो किया गया है। यहाँ 2 की लगा है, एक R के लिए और दूसरा X को सर्किट में लाने के लिए, X के लिए। X इक्वल टू L2/L1 मल्टीप्लाइड बाई R, कैपिटल R, एंड L2 इज गिवन 68.5 cm, 68.5, and L1 is also given balancing length initial 58.3 मल्टीप्लाइड बाई R, कैपिटल R जो स्टैंडर्ड रजिस्टर है उसका वैल्यू 10 ओम है। ये हो गया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 685, और ये हो जाएगा 58.3, और एक अंक पर डिसिमल है तो एक और जीरो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6850/583 डिवाइड करेंगे 583 से 6850 में। तो इसका आंसर एक बार जा रहा है 11.75 ओम। 583 से एक बार जाएगा, फिर जो है 583 6850
20 1020 आया, बचा इसमें 0, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 11 एक ही बार जाएगा, 583, ठीक है, 7 8 के 3 9 4 फिर 0 7 8 40 8 टाइम्स में 40 ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम ही जाएगा, 7 बार ही, तो ठीक है, 11.75 ओम। अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 11.75 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसमें एक टेल है कि अगर यहाँ पर जो सेल लगा है EMF कैपिटल ई है, इसके हेल्प से मैंने इसका यूज करके अगर बैलेंस पॉइंट नहीं मिल पाया तो क्या करना होगा। बैलेंस पॉइंट नहीं मिलने का अर्थ ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप कैपिटल R और X के क्रॉस जो है वह पोटेंशियोमीटर वायर AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे ज़्यादा है। तो बैलेंसिंग पॉइंट के लिए ज़रूरी है कि AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह जो रेजिस्टेंस यूज हुआ है उस सर्किट में उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ ना कुछ ज़्यादा जरूर हो, मैंने पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि R और X के क्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप जो है ज़्यादा है पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस से। तो इसके लिए क्या होगा कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट को कम करना होगा, तो सीरीज रजिस्टर का यूज करना होगा टू गेट बैलेंस पॉइंट। तो अगर बैलेंस पॉइंट नहीं आए तो उसको बैलेंस पॉइंट लाने के लिए सीरीज रजिस्टर का यूज करना होगा, जिससे कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट कम हो जाए। जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट कम हो जाएगा तो जो रजिस्टर्स है R और X उसके क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी, करंट घटेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कम हो जाएगा, तब बैलेंस पॉइंट जो है मिल जाएगा। तो टू ऑब्टेन बैलेंस पॉइंट वी शुड यूज द सीरीज रजिस्टर to reduce the current in the external circuit. To obtain the balance point, बैलेंस पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ जॉकी का पोजीशन होगा D पॉइंट पर। बैलेंस पॉइंट वी शुड यूज ए सीरीज रजिस्टर to reduce the current in the external circuit and also the potential drop across the resistors R and X. सीरीज रजिस्टर इसके सीरीज में लगाना होगा R और X के सीरीज में, जिससे कि पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस जो है घट जाए, एक्सटर्नल सर्किट में करंट भी कम हो जाए। टू रिड्यूस द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट, बाहरी सर्किट में करंट कम हो जाए, एक्सटर्नल सर्किट and decrease in current in the external circuit will cause decrease in potential drop across two resistors R and X. Because potential drop across both resistors R, either resistor R or X, should be smaller in comparison to the potential difference between 2 points A and B of the wire. मतलब A और वायर के बीच में, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह ज़्यादा होना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़्यादा जरूर होना चाहिए R और X से, R और X के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस से। अगर बैलेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है तो इसका अर्थ ये है, द मीनिंग इज दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R, कैपिटल R एंड X इज ग्रेटर दैन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। तो नाउ वी हैव आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पार्ट एंड ऑल्सो द फाइनल पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज चैप्टर 3. Now problem number 3.24, which is the last problem of this part. Figure shows a 2 volt potentiometer used for the determination of internal resistance of a 1.5 volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 cm. Open circuit मतलब, open circuit means when current is not drawn, when the current is not drawn from the cell. When a resistor of resistance 9.5 ohm is used, here is the resistor of 9.5 ohm connected in
parallel to the cell is used in the external circuit of the cell. The balance point shifts to 64.8 cm length of the potentiometer wire. Determine the internal resistance small r of the cell. डायरेक्ट फार्मूला पर है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर. पोटेंशियोमीटर, दिस इज द पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट एंड ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर. ए बी जो पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर का तार है, ए बी वायर है, और 2 वोल्ट का ड्राइविंग सेल है यहाँ कैपिटल जो करंट देगा इसमें, और 1.5 वोल्ट का यहाँ पर एक सेल है स्टैंडर्ड सेल, जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर यहाँ लिख देते हैं नीचे में, अलग से भी दिखा सकते थे, उसका डिटरमाइन करना है. तो आपका जो प्रॉब्लम थी है डाटा है बैलेंस, इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ जो है इनिशियली इट इज़ गिवन L1, इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ इज हाउ मच 76.3 cm, और उसके बाद जो है एक्सटर्नल रजिस्टर जब अप्लाई कर दिए थे, यहाँ लगा दिए सेल के क्रॉस 1.5 वोल्ट का सेल है, 1.5 वोल्ट का सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तब बैलेंस पॉइंट शिफ्ट कर गया. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यूज करने पर रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस जो है इसमें इसके पैरेलल में पुट कर दिए एक्सटर्नल सर्किट में सेल के. तो L2 जो है शिफ्ट कर गया कितना, अब 64.8 cm, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो यूज किया गया है कैपिटल आर 9.5 ओम. यूजिंग द फार्मूला, इट इज एप्लीकेशन नंबर 2, application of a potentiometer to determine the internal resistance of a cell, and the formula for it is using the formula we have डायरेक्ट फार्मूला पर है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में, यूजुअली इन 2 मार्क्स. आर कैपिटल आर इजकल टू L1 माइनस L2 अपॉन L1 इंटू आर, ये फार्मूला है. दैट इज यू कैन राइट इट एज L1 अपॉन L2 minus 1 into capital R. Value is given, L1 is 76.3, L2 is 64.8 minus 1, and external resistance is 9.5. अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 763, एक दोनों एक प्लेस पर डिसमल है, ये कैंसिल हो गया डिसमल, तो 763 upon 648 minus 1, that is 763 minus 648 upon 648. We can calculate it as now the small r, which is the internal resistance of the cell, is, or R can be written as 763 माइनस LCM हो जाएगा 648 अपॉन 648 मल्टीप्लाइड बाई 9.5, विच इज द एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 9.5 ओम. अब इसको दोनों का डिफरेंस ले लेंगे. फाइव 13 माइनस 8, 5 माइनस 4, 1, 6 माइनस 7 माइनस 6, 115 मल्टीप्लाइड बाई 9.5 डिवाइडेड बाई 648. मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 5 इंटू 525, 5 2 7 5 45 का 5 हो गया, 9 और 4 13, 1 9. This is now adding this 5 10925, that is 9.5 actually. So 1092 upon 5, 1092 upon 5 upon 648 ओम आएगा, ओम में आएगा, और आर कैपिटल स्मॉल आर इक्वल टू, और स्मॉल आर
डिवाइड करेंगे 1092.5 डिवाइडेड बाई 648, तो 648 से डिवाइड करेंगे तो एक बार तो जाएगा ही, एक ही बार जाएगा, उसके बाद बचेगा 1.7 के नियरली ओम आंसर। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, स्मॉल आर इक्वल टू 1.7 ओम। तो ये प्रॉब्लम का आंसर हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल स्मॉल आर इक्वल टू नियरली 1.7 ओम। This ends the final part, that is part 18 of chapter 3. In the next part, now we have to study the next chapter, that is chapter 4, that is moving charges and magnetism in the next video. Thank you very much.